अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ES6 जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस कोर्स में मैं आपको ECMAScript 6 जो है इसके तमाम फीचर्स बताऊंगा। यानी ये 2015 का वर्जन है ES6। अगर आप ES6 को सीख लेते हो ना तो आपके लिए React.js में काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इस जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे इसके बाद हम React.js का कोर्स भी लॉन्च करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ये चीज़ें देख लोगे ना ES5 ES6 से तो आपके लिए रिएक्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि इस जो ऑलमोस्ट ES6 के फीचर जो हैं वो यूज़ होते हैं रिएक्ट में। कंटिन्यूसली हम लेट कांस्टेंट यूज़ करते हैं इस तरह से, और एरो फंक्शन एटसेट्रा हम सारे यूज़ करेंगे। इसमें सीखने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास इसमें होता है लेट कांस्टेंट, एरो फंक्शन, फॉर लूप यानी फॉर ऑफ लूप, क्लासेस होती हैं, प्रोमिसेस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, पैरामीटर्स और रीसेट पैरामीटर्स होते हैं, एरे फाइंड करना, एरे का फाइंड इंडेक्स, और मैथ के इसमें न्यू मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। प्रीवियस हमारे पास चंद एक मेथड थे, अब इन्होंने कुछ चंद और इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। उसके बाद हमारे पास है नंबर मेथड्स और हमारे पास ग्लोबल मेथड्स। ये चंद एक टॉपिक्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको मैं इनका यानी कंप्लीट इन डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि इन डेप्थ बंदे को तब समझ आती है जब बंदा इनके साथ लाइव प्रोजेक्ट करता है, वो प्रोजेक्ट्स करता है जो एग्जैक्टली में यूज़र इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं इसका 80% 85% आपको बताऊंगा। बाद में इसके साथ हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी करेंगे और इसके साथ हम कर भी रहे हैं। आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, जावास्क्रिप्ट 60 डे चैलेंज, आप वो एक दफ़ा देखो, उसमें हम सारे ही फीचर यूज़ कर रहे हैं। तो आप वो एक दफ़ा चैलेंजेस देखो, आपको उसमें प्रोजेक्ट बिल्डिंग सिखाई जा रही है, उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो यानी ES5 ES6 दोनों को मिला के हम चीज़ें बना रहे हैं। जो जावास्क्रिप्ट पे फंक्शनैलिटी अभी तक अवेलेबल है, जितना मुझे पता चल रहा है मैं उतना उसमें इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो आप वो जो 60 डे जावास्क्रिप्ट कोर्स है उससे भी आप एक दफ़ा लाजमी देखो। ES5 वाले वीडियो भी देख लो, वो इससे प्रीवियस वाला वीडियो है, ऊपर माई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप उसे एक दफ़ा पहले देख लो, उसके बाद आप इसके साथ यानी गो थ्रू करो ES5 के साथ, ES6 के साथ, तो अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, अब मेरे पास index.html और इसमें मेरे पास एक डिव है, उसको ID दी हुई है डेमो, और main.js ये फाइल इंक्लूड। हम सारा कोड जो है main.js में लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेट और कॉन्स्टेंट की। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये जिस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, कि उसी तरह से हमने डिक्लेयर करने हैं, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। इन लेट, वेरिएबल और कांस्टेंट इनमें काफ़ी फ़र्क है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ और इस वेरिएबल में मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, यानी वेरिएबल के नीचे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ से हेलो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, और इसमें मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, और इसमें मैं आई लगाता हूँ, आई इज़ इक्वल टू, बल्कि इसमें हम वेरिएबल पर लगाते हैं, वेरिएबल आई इज़ इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको 0 कर दूँ लेस देन, कि ये हमारे पास आई जो है लेस देन हो 5, तो क्या करो आई प्लस प्लस करा दो। तो इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं आई को प्रिंट आउट करवा देता हूँ, और ये जो फंक्शन है से हेलो, इसको मैं नीचे कॉल कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास काउंटिंग आ गई 5 डिजिट्स तक, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर होता है 0 और 0 से लेकर 4 तक 5 डिजिट्स बनते हैं, तो उन्होंने डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं इसके साथ BR का टैग लगा दूँ तो ये मेरे पास लाइन ब्रेक होकर आ जाएंगे। इस तरह से हम यूज़ करते थे फॉर को। अच्छा, अब ये सॉरी वेरिएबल को। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ नीचे लगा दूँ, यहाँ पे नीचे लगा दूँ, सेव किया, अब मैं इसे नीचे भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसको यहाँ से मैं कट ऑफ करके यहाँ, अब ये देखो, इसको मैं नीचे भी एक्सेस कर सकता हूँ। इस तरह से हम पहले प्रीवियस वर्जन में काम करते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट लगा दूँ तो मैं इससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, और ये हमारे पास एरर भी देगा। मैं भी आपको बताता हूँ। अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करें तो ये हमारे पास एक एरर आ रहा है, और सोर्स फाइल में गया। अब ये देखो, इसको ये एरर दे रहा है, और ये कह रहा है आई इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि
जब हम लेट यूज़ करेंगे तो लेट हम अगर फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन के किसी एक ब्लॉक में यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसे कॉल भी एक ब्लॉक में ही करना है, उस ब्लॉक के बाहर हम उसे कॉल नहीं कर सकते। जो वेरिएबल होती है उसे हम इनसाइड फंक्शन के कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और इसके ऊपर लगा दूँ, अब ये फॉर जो है इस ब्लॉक के अंदर है, मतलब ये जो लेट है इसी ब्लॉक के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब सेव किया तो अब ये हमारे पास एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट भी देगा। तो ये फ़ायदा है लेट का। मोस्टली आपने लेट यूज़ करना है, लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लें। लेकिन इसमें यह है कि आप इनसाइड ब्लॉक के करोगे, यानी इनसाइड ब्लॉक के ये एक्सेसिबल होगा, तो आपका कोड जो है और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ये हमारे पास, अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल होती है वो हमारे पास होती है इनसाइड फंक्शन के अवेलेबल, और जो हमारे पास होता है लेट हमारे पास एक्सेसिबल होता है इनसाइड ब्लॉक के, और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो भी हमारे पास ब्लॉक के अंदर ही होता है। लेकिन कांस्टेंट में क्या फ़र्क है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आई होप आपको ये जो लेट है उसकी समझ आ गई होगी। अब इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसके नीचे मैं आपको बताता हूँ कि कांस्टेंट किस तरह से काम करता है। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट डिफाइन करूँगा, कांस्टेंट एक्स, और एक्स में इक्वल कर देता हूँ 3 के, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में मैं वेरिएबल को कॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पास 3 को प्रिंट करवा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 करके फिर सेव करूँ तो मैं इसे अपडेट नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे पास एरर देगा। ये देखिए 5 को ये एरर दे रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि जब हमने कांस्टेंट लगा देना है ना तो फिर हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वैर यूज़ करूँ यानी वेरिएबल यूज़ करूँ तब मैं उसको प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। यानी मैं अगर इसके बाद एक और भी वेरिएबल डिफाइन कर दूँ इसी नाम से, अगर उसको मैं यानी 54 लगा दूँ तो हमारे पास लास्ट वाली को ये एक्सेस करके उसे प्रिंट आउट करवा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करूँगा तो जो इसके अंदर मैं वैल्यू रखूँगा वही हमारे पास रहेगी, उसके अलावा कोई भी अगर नीचे इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारे पास नीचे एरर देगा। अब ये दोनों हमारे पास एरर दे रहा है। अगर इनको मैं ख़त्म करूँ तो सेव करूँगा तो ये हमारे पास सही आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको कांस्टेंट की भी समझ आ गई होगी। कांस्टेंट जो है उसमें जो हमने वैल्यू दे दी वो सेम रहेगी, मतलब उसको हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते। और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम बंदा अपडेट कर सकता है, नीचे उन्हें सेम नाम से डिफाइन कर दो। सेम नाम से हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, उस वेरिएबल को, उस कांस्टेंट को हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये था हमारे पास कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिखूँगा, एक कांस्टेंट, और यहाँ पे उसको मैं करता हूँ पर्सन। वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें कांस्टेंट कर रहा हूँ और इसमें मैं इसके एट्रीब्यूट्स देता हूँ। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डाटा का कलेक्शन होता है, इसमें मल्टीपल डाटा होता है उसका हम कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम में लिखता हूँ बाबर, और इसके नीचे एक और इसका एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। इसमें अब एक फंक्शन लगाते हैं, वाकम लगाते हैं, और यहाँ पे फंक्शन। जब पहले हम फंक्शन लिखते थे वो हम इस तरह से लिखते थे, अगर इसके अंदर हमने कोई फंक्शन लगाना है तो उसे हम इस तरह से डिफाइन करते थे। लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा एक और हमारे पास है बेस्ट मेथड है कि हम वाक और उसके नीचे हम टाक के लिखें और उसको हम कर दें। यहाँ पे पहले हम फंक्शन कर रहे थे, यहाँ फंक्शन का नाम भी लिखते थे, और ये यानी जो छोटी ब्रैकेट्स हैं पैरेंथेसिस वो भी लगाते थे, ये डबल कॉलन भी लगाते थे, और ये 2-3 चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती थी। लेकिन जब अब जो लेटेस्ट है उसमें हमने फंक्शन डिफाइन करना, तो हमने सिंपली टाक, उसके बाद ये पैरेंथेसिस और डायरेक्टली उसके बाद करली ब्रैकेट जो है वो यूज़ कर लेनी है। तो ये भी हमारे पास सेम काम करेगा ना, तो इसमें हमें अब ये डबल कॉलन लगाने की ज़रूरत है। काम ये दोनों सेम ही करेंगे, इनका मैं काम भी आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर इसमें मैं अलर्ट लिखता हूँ और अलर्ट में लिखता हूँ आई एम वॉक, और इसमें मैं एक अलर्ट लगाता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ कि आई एम टॉक, और यहाँ नीचे जो है मैं इनको डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा पर्सन डॉट वॉक,
इसको सेव किया तो ये हमारे पास आई एम वाक, और इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँ, मतलब अब यहाँ पे टाक लिखूँ तो इसको सेव, ये रिलोड किया, अब देखो अब आई एम वाक पहले आ गया, उसके बाद आई एम टाक आ गया। अगर मैं ये वाक वाले को कॉमेंट आउट कर दूँ तो हमारे पास सिर्फ जो है टाक वाला रह गया। अब देखो आई एम टाक, तो मतलब ये दोनों जो है ना सेम तरह से काम करते हैं, लेकिन इसमें एक हमारे पास फ़ायदा ये हो गया कि हमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करनी पड़ती हैं, ये फंक्शन वाला नाम भी नहीं लिखना पड़ता, ये टेक्स्ट भी नहीं लिखना पड़ता, और ये हमारे पास डबल कोलन भी हमें नहीं लगाने पड़ते। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉमा लगा सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें कोई और न्यू वैल्यू ऐड करनी, एज वगैरह ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसी इतने तक ही रखता हूँ। उसके बाद अगर आपने ये नाम को एक्सेस करना है, ये हमारे पास बाबर लिखा हुआ है, तो उसको आप यहाँ पर लिखोगे पर्सन डॉट नेम, और यहाँ पे अगर न्यू आप कोई डिफाइन करना चाहते हो नेम में एट्रीब्यूट, में पहले बाबर है, उसको यहाँ पे क्रिएटिव कर देता हूँ, तो ये हमारी जो वैल्यू अपडेट होगी। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास बार बार ये एरर्स ना आए। अभी इसकी वैल्यू जो है अपडेट होगी। अब इसको हमने कॉल किस तरह से करना है, इसको यहाँ से या तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर लो, या इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, आप इसे कॉन्सल डॉट लॉग में भी प्रिंट आउट करवा सकते हो, और इसको मैं सेव किया तो ये देखिए हमारे पास क्रिएटिव आ गया। लेकिन अगर मैं इस क्रिएटिव को अपडेट वाली वैल्यूज़ की ख़त्म कर दूँ, सिर्फ यहाँ नेम तक रखूँ, तो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू बाबर वो हमारे पास प्रिंट आउट करवाएगा। उसके बाद हम अगर इसे एक और तरीके से भी अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसमें एक वेरिएबल लगाता हूँ लेट, और उसको मैं नाम देता हूँ आंसर, और आंसर दे देता हूँ, मेरे भाई का नाम है आंसर में, और यहाँ पे देता हूँ पर्सन, और पर्सन में मैं एक नाम डिफाइन करता हूँ, नाम एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे दिया हुआ नेम, और इसको मैं इक्वल करता हूँ आंसर पे। मतलब हम यहाँ पे भी अपनी वैल्यू जो है उसको अपडेट कर सकते हैं, इस तरह से भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस वेरिएबल का नाम हमारे पास ANS आ रहा है, तो इसको सेव किया तो बूम हमारे पास जो हमने वैल्यू का अपडेट किया उसे हम यहाँ पे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो हमने दो तरह से वैल्यू को प्रिंट आउट करना सिखाया मैंने आपको, और अपडेट करना। अब यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हो, जिस तरह से आप करना चाहो उसे आप आसानी के साथ कर सकते हो। इसका हमारे पास एक बेस्ट मेथड ये भी होता है कि आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। यहाँ पे अगर आप करो कि कॉन्स्टेंट ले लो, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट को नाम दे दो टारगेट मेंबर, और इसको मैं कर देता हूँ नेम। अब ये जो हमारे पास नेम वाला एट्रीब्यूट है, ये वाला हम यहाँ पे स्टोर करवा लें। ये अमूमन हमने जब अगर कोई इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट की अगर वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो उसमें मैं लिखता हूँ लेट, और लेट डिफाइन करता हूँ मी, और इसमें मैं पर्सन, और ये बड़ी ब्रैकेट्स, अब बड़ी ब्रैकेट्स में ये मैं नाम पास नहीं करूँगा बल्कि इस वेरिएबल का यहाँ पे नाम पास कर दूँगा, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ साबिर की। अब इसको सेव किया, और यहाँ पे नीचे इसको डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मी, और इसको सेव किया तो ये हमारे पास साबिर आ गया जो हमने यहाँ पे अपडेट किया। लेकिन जब अब अगर हम इनपुट की वैल्यू ले रहे होंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से वैल्यू भी साथ डिफाइन कर दोगे, तभी हमारे पास आउटपुट सेम रहेगी। लेकिन जब इनपुट आप यूज़ कर रहे होगे तो इनपुट का डाटा जो है वो लेने के लिए आपने वैल्यू वाला एट्रीब्यूट लाजमी लगाना होता है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एरो फंक्शन का। अब नॉर्मली जो हम फंक्शन में लिखते थे ES5 में, वो इस तरह से होता था कि हम यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर लें x, और उसके बाद हम फंक्शन एक लिखें, या डायरेक्टली आप फंक्शन का नाम लिख के भी इसको कर सकते हो। x और y ये दो हम एट्रीब्यूट्स में लगा देते हैं, और रिटर्न में मैं इसका लगा देता हूँ x × y, और इसको किया सेव। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं लिखता हूँ, मतलब कर देता हूँ 5, या पहले फंक्शन हमारे को x, और x के अंदर 4 और 5 है। अब ये 4 और 5 का मल्टीप्लाई हमें प्रिंट करवा के देगा, तो ये 20 आ गया। यानी x के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, x वेरिएबल और इसके ये दो एट्रीब्यूट्स। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करूँ
तो यहाँ पे हमारी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे इसमें प्लस ऐड करूँ तो इन वैल्यू को प्लस करवा देगा। एक तो हमारे पास फंक्शन लिखने का ये तरीका था। अब हमारे पास एक न्यू फंक्शन है एरो फंक्शन, तो उसमें हमारे पास आसानी हो जाती है ये कि उसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो है लिखनी नहीं पड़ती। मैं मिसाल कांस्टेंट लिखता हूँ और x को इक्वल करता हूँ और इक्वल करते हैं x डॉट वाई, और इसमें फंक्शन वाला नाम भी आपने लिखना, सिर्फ ये इक्वल लगा के ग्रेटर देन, और उसके बाद डायरेक्टली हमने वैल्यू डिफाइन कर देना यहाँ से, और इसको कट करो यहाँ कॉपी करके नीचे लगा देते हैं, ऊपर वाले सारे को कमेंट आउट कर देते हैं, तभी ये हमारे पास सेम ही आउटपुट देगा क्या। और ये देखें अब कितना थोड़ा ये कितना क्लीन हो गया है, काफ़ी क्लीन हो गया। लेकिन अगर आप इसमें एक एट्रीब्यूट लगाना है तो उसके लिए आप बेशक ये करली ब्रैकेट्स भी ना लगाओ, यहाँ पे आप सिंपली जो है x लगा दो, और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वही यहाँ पे मैं 5 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये 4 गेट कर रहा है और 5 को ऑटोमेटिकली यहाँ से गेट कर। अगर मैं यहाँ पे 15 करूँ तो 4 × 15 60 हो गया। तो इस तरह से आप इस एरो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास यूज़ हो रहा है फॉर ऑफ, तो ये जो कॉन्सल वाला है इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हमारे पास फॉर ऑफ को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लेटर लगाऊंगा, और लेटर को मैं कोई भी नाम दे दूँ। मैं यहाँ पे लैंग्वेज दे देता हूँ, लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ पे नंबर भी लगा सकते हो, मैं इसमें स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे लगाता हूँ फॉर और एक्स ऑफ लैंग्वेजेस, और यहाँ पे मैं प्रिंट आउट कराऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें प्रिंट करवा देता हूँ एक्स। अब इसको सेव किया तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट उसने कंप्लीट जो है कर दिया। और अगर मैं इसमें यहाँ पे प्लस लगा के BR का टैग लगा दूँ, तब ये हमारे पास यानी एक लाइन बाय लाइन हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो दे देगा। तो इस तरह से हम फॉर ऑफ है उसको यूज़ कर सकते हैं कि फॉर इसमें एक्स ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी इसके ये आ रहे हैं सिंगल, ये जावास्क्रिप्ट इसका एक एक्स हो गया, ये फिर एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। और इसमें आप जो है ना एरे भी यूज़ कर सकते हो। तो एरे के लिए मैं यहाँ पे एरे को डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार, और यहाँ पे लिखता हूँ बस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रक। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास कार बस ट्रक ये हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं। एक्स मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब इस वेरिएबल में हमारे पास अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा देगा, अगर हमारे पास एरे होगा तो एरो को डिस्प्ले करवा देगा, अगर हमारे पास नंबर्स होंगे तो उन नंबर्स को डिस्प्ले करवा देगा। क्योंकि अब हमारे पास एरे है तो एरे का एक जो एट्रीब्यूट है वो इतना बनता है, उसको प्रिंट आउट करवा रहा है। जब हमारे पास स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग का जो वैल्यू है समझ ला, उसका जो एक एलिमेंट है वो हमारे पास एक सिंगल वर्ड बनता है। सिंगल वर्ड मतलब ABC, अब ये 3 वर्ड्स हो गए तो ये बनते हैं, अब उनको ये प्रिंट आउट करवा देगा। तो इस तरह से हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑफ यूज़ कर सकते हैं, और ये आप काफ़ी यूज़ करोगे। और उसके बाद हमारे पास क्लासें होती हैं, हम क्लास को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और क्लास में डाटा लगाया हुआ किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगा, और क्लास को मैं नाम देता हूँ कार, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा, और कंस्ट्रक्टर में मैं इसके पैरामीटर पास करूँगा नेम और ईयर, और इसके अंदर मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। अब ये मैंने एक डिफाइन कर दिया। अब इसके बाहर में आता हूँ और यहाँ पे एक माई कार लिखता हूँ, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ कार न्यू, मतलब जब आपने किसी क्लास को कॉल करना तो उसके लिए आप न्यू और उस क्लास का नाम कार, और इसमें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फोर्ड, मॉडल उसका मैं लगा देता हूँ 221। इसको सेव किया और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और माई कार डॉट नेम। ठीक है, हमारे पास उस कार का नेम जो है प्रिंट आउट करवा देगा। हमने क्लास ली, क्लास में कंस्ट्रक्टर लगाया, उसमें 2 हमने उसके पैरामीटर्स पास किए, दिस नेम ईयर, और जो फर्स्ट वन होगा उसका नाम होगा, सेकंड वन जो है उसका ईयर होगा कि किस ईयर में किस साल में वो पब्लिश हुई। तो यहाँ पे मैं माई कार एक समय लेके माई कार के इक्वल किया ये क्लास को,
और उसमें मैं एक 4 ऐड किया, दूसरा 2021 ऐड कर दिया। अगर इसको मैं डुप्लीकेट करूँ तो यहाँ पे मैं माई कार 2 करूँगा और यहाँ पे मैं BMW कर देता हूँ। और इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे कार 2 लगाऊंगा, ये वाला कार 2 और डॉट नेम। अब ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये इसको एक्सेस कर ला, इसके नेम के साथ असाइन हो गया। अब BMW हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अगर अब हमने ईयर जो है वो डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे और इसके बाद में इसमें स्ट्रिंग नाम भी ऐड करें तो चल जाएगा, लेकिन वो ऐड करोगे तो उसमें बंदा अपनी तरफ से कुछ डाटा जो है वो पुट कर सकता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ ईयर, और यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास स्पेस ऐड हो गई। और अगर मैं यहाँ पे इसमें फीचर डेट करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्प्ले करवा दूँ, ये डैश डैश ऐड करके फिर ये एरो और उसके बाद तो ये हमारे पास फीचर डेट 2021 ये आ गई। तो इस तरह से हम इसको यानी क्लास लगा सकते हैं और क्लास को इसके बाहर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लास भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस में हमारे पास इस तरह से हम कोई भी वादा करते हैं, यानी उर्दू में वादा, इंग्लिश में प्रॉमिस और हिंदी में आई थिंक वचन कहते हैं। तो उसको हम किस तरह से करते हैं कि यहाँ पे एक लेटर लगाते हैं। लेटर में मैं लिखता हूँ माई प्रॉमिस। इसमें जिस तरह से हम नॉर्मल प्रॉमिस करते हैं, नॉर्मल वादा करते हैं, सेम उसी तरह से काम करता है। न्यू प्रॉमिस ये आ गया न्यू प्रॉमिस। और इसको मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं सबसे पहले मैं करता हूँ माई रिजॉल्व या माई स्लू कर देते हैं, सोल्यूशन बल्कि रिजॉल्व कर देते हैं तब भी ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो। और यहाँ पे दूसरे में कर देते हैं माई रिजेक्ट। और इस फंक्शन के अंदर मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि सेट टाइम आउट और टाइम आउट के अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ और इस फंक्शन इसको मैं टाइम दे देता हूँ 2 सेकंड का दे देते हैं। 2000 इक्वल होता है 2 सेकंड के। और इसमें जो माई रिजॉल्व है उसको मैं इक्वल कर देता हूँ माई रिजॉल्व के। माई रिजॉल्व में मैं कर देता हूँ आई एम कमिंग। अब इसमें क्या प्रॉमिस है, इसमें प्रॉमिस ये है कि 2 सेकंड में आई एम कमिंग, यानी 2 सेकंड में ये डाटा जो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए, ये हमने एक प्रॉमिस कर दिया। तो इसको हमने अब डिस्प्ले किस तरह से करवाना है, यहाँ पे लिखते हैं माई प्रॉमिस, जो हमारी वेरिएबल का नाम होगा उसको डॉट देन, और इसको मैं फंक्शन लिखता हूँ और फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में मैं वैल्यू को प्रिंट आउट करवा दूँगा। अब 2 सेकंड में हमारे पास यहाँ पे शो होगा आई एम कमिंग। अब ये 2 सेकंड में हमारे पास डिस्प्ले हो गया आई एम कमिंग। तो आप इसे मज़ीद ये एफिशिएंट बना सकते हो। कोई भी आप इसमें मैसेज प्रिंट करवा दो, कोई भी आप इसमें वेरिएबल डिफाइन कर दो, कोई भी आप इसमें मज़ीद एक फंक्शन डिफाइन कर दो, यहाँ पे उसका टाइम सेट करते हो कि इतने टाइम में ये हो जाए। तो एक मैंने प्रॉमिस कर दिया कि 2 सेकंड में आई एम कमिंग, यहाँ पे 2 सेकंड का मैंने ड्यूरेशन लगाया और 2 सेकंड के बाद ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ पे मैं 3 कर दूँ तो ये हमारे पास 3 सेकंड में डिस्प्ले होगा। 1 2 3 और ये आ गया। इस तरह से ये इन प्रॉमिसेस जो है वो काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिंबल। तो सिंबल के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसके नीचे आता हूँ और सिंबल के लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा और कांस्टेंट को मैं नाम दूँगा। ये हमारे पास हम ऑब्जेक्ट एक लेंगे पर्सन, और पर्सन में मैं फर्स्ट नेम इसको एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं फर्स्ट नेम का, और फर्स्ट नेम मैं इक्वल कर देता हूँ बाबर, और उसके बाद सेकंड नेम, तो सेकंड नेम के को मैं इक्वल कर दूंगा अली, बाबर अली, और इसके बाद मैं एज इसमें डिफाइन कर दूंगा 21, और इसको सेव किया। अब इस फर्स्ट नेम लास्ट नेम अरे ठीक है, अच्छा इसमें एरर नहीं आना चाहिए एरर। अच्छा ये ऊपर हमने इनको कमेंट नहीं किया, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब इनको सेव किया। ये एरर क्यों दे रहा है, इसको एरर नहीं देना चाहिए। इसको कट करते हैं, दोबारा लिखते हैं कांस्टेंट पर्सन
अच्छा एक मिनट, अच्छा सॉरी, इसको हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया, ये इक्वल का साइन लगाएंगे तब हमारे पास ये डिस्प्ले होगा। इक्वल का साइन हम भूल गए थे, इस वजह से हमारे पास एरर दे रहा था। अच्छा इसके बाद इसमें नीचे आता हूँ और अब इसमें ना हम एक आईडी पास करेंगे। अब ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स तो लगे हुए हैं, अब इसमें एक आईडी पास करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि समटाइम्स जब हम एपीआई यूज़ करेंगे तो एपीआई में अगर जो आईडी है वो थर्ड पार्टी से आ रही है, मतलब किसी और वेबसाइट से जिसकी हम यूज़ कर रहे हैं, एपीआई यूज़ कर रहे हैं, आईपी नहीं एपीआई, तो एप्लीकेशन इंटरफेस, वो हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो तब हमारे पास क्या होगा कि उसकी एक अलग से आईडी है, तो हम उसको अलग से यहाँ पे नीचे डिफाइन कर देंगे। अगर इसके अंदर हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो मैश ऑफ कोड बन जाएगा और कोड में एरर बहुत ज़्यादा आएंगे। उसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि हमारे पास एक ES6 में उन्होंने एक न्यू फीचर दे दिया सिंबल का, उसके ज़रिए हम इसमें नई आईडी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लेट और यहाँ पे लिखता हूँ आईडी और इसको मैं करता हूँ सिंबल और सिंबल में मैं लिख देता हूँ आईडी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन। ये जो हमारी ऑब्जेक्ट का नेम है पर्सन और इसको मैं करता हूँ आईडी। अब पर्सन की जो आईडी है वो मैं इक्वल कर देता हूँ, ये कोई भी रैंडम सा नंबर दे देते हैं। अब ये जो पर्सन हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी एक आईडी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। जब हम एपीआई यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास ये आईडी जो है वो थर्ड पार्टी से आ रही होगी और इसको यहाँ पे मैं, और इसे ना फिर क्रैक करना भी मुश्किल होगा, यानी कोई बंदा और जो है ना उसके लिए उसको फाइंड करना, उसको क्रैक करना, हैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें मैं आईडी का नाम डेमो, अपने पेज में इसे मैं प्रिंट आउट करवाता हूँ। इनर HTML और इनर HTML में मैं करवा देता हूँ पहले पर्सन को शो, पर्सन और इसकी आईडी। इसको सेव किया, अभी हमारे पास आईडी आ गई, ये हमारे पास आईडी आ गई। लेकिन ये वाली जो आईडी है यहाँ से तो एक्सेसिबल है, लेकिन अगर हम पर्सन डॉट आईडी करेंगे तभी हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगी। उसके लिए मैं आपको ये हम एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं और उसमें ये प्लस लगाते हैं और इसमें अगर मैं लिखूँ पर्सन डॉट आईडी तो यहाँ पर क्या आएगा अनडिफाइंड। लेकिन अगर पर्सन डॉट में अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखूँ तो हमारे पास फर्स्ट नेम बार प्रिंट करवा रहा है, लेकिन अगर मैं आईडी लिखूँगा तो ये अनडिफाइन होगी। अब इसको ये आईडी असाइन भी होगी लेकिन स्टिल ये अनडिफाइन है, मतलब इसको क्रैक करना जो है मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये एक सेफ चीज़ बन जाती है। इसको यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और उसके बाद हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, उसमें माई फंक्शन उसको नाम दे देते हैं और इसमें x और y की वैल्यू मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगा, इसे कहेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और इसमें मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न में x मल्टीप्लाई y और इस फंक्शन को मैं नीचे यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। नीचे कॉल किया और हमने ये y की वैल्यू दी हुई है, अब हम सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू देंगे। x में 3 दे देता हूँ तो 5, अच्छा माई फंक्शन x रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय y और अच्छा इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे इसको करते हैं। हाँ अभी हमारे पास डिस्प्ले आ गया। समटाइम्स ये होता है कि डायरेक्टली माई फंक्शन जो है वो हमें एक्सेसिबल नहीं है, जब इसमें हमने पैरामीटर लगाए तो हम इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लगा सकते हैं, कॉन्सर्ट डॉट लॉग में लगा सकते हैं, इनर डॉट HTML में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू इसने प्रिंट आउट करवा दी। ये इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं जिसमें हम यहाँ पे अपनी तरफ से यहीं पे हम यहाँ पे इसको वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल फंक्शन रह जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है रीसेट फंक्शन। तो रीसेट फंक्शन को मैं यहाँ पे नीचे डिफाइन करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इसे फंक्शन को बराबर कर दूँगा सम के, sum और जो हमारे पास रीसेट पैरामीटर्स होते हैं उसमें अगर यहाँ पे हम 3 डॉट्स और यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा दें, मतलब कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ पे आर्गूमेंट्स लगा रहा हूँ उसके लिए ARGS यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर देते हैं, वो भी अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेट और सम को मैं इक्वल कर देता हूँ 0 के और उसके बाद फॉर में मैं यूज़ करता हूँ लेट में org ARG, मतलब कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ARG ऑफ ऑर्ग्स
और इसको मैं इक्वल इसको मैं कर देता हूँ सम प्लस इज इक्वल टू आर्गूमेंट्स, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न सम। अभी हमारे पास कोई वैल्यू अभी तक प्रिंट नहीं करवाएगा, और यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट एक्स, और एक्स में इक्वल कर देता हूँ सम, और इसमें कोई भी मैं वैल्यू डिफाइन कर दूंगा तो उसको ये एज एरे ले लेगा, एज एरे लेगा। और यहाँ पे नीचे अगर मैं इसको प्रिंट आउट करवाऊँ तो ये इन सब का सम हमारे पास दे देगा, इन सब का जो सम बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, सम इसमें हमारे पास ARG लेट ARG ऑफ, हमने यहाँ पे लगा ना लेट आर्ग्स ऑफ आर्ग्स, मतलब आर्गूमेंट्स ऑफ आर्गूमेंट्स है, तो इसमें हमने यहाँ पे आर्गूमेंट पूरा पूरा नहीं लगाना, क्योंकि ये फिर पूरा बन जाता है। हमने सिर्फ आर्गूमेंट मतलब इसके सिंगल एट्रीब्यूट वो लगाना है, तो उसके लिए ARG सिर्फ यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल देंगे, जो हम यहाँ पे लेट कांस्टेंट कोई भी चीज़ लगाएंगे, सेम नाम हमने उसका यहाँ पे देना है। इसको अब सेव करेंगे तो इन सब का ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। अगर कोई भी इसमें अब मैं वैल्यू ऐड करता जाऊँगा तो इसका ये इसको एज एरे लेगा, और एरे में जितने भी उसके मतलब वैल्यूज़ होंगी उन सब को ये प्लस करवा देगा, और जो भी ये सम हो जाएगा सबका, जो भी आंसर होगा वो हमारे पास प्रिंट आउट करवा देगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका रीसेट पैरामीटर। और उसके बाद हमारे पास आता है इंडेक्स फाइंड, एरे फाइंड। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा नंबर, और उसको मैं इक्वल कर देता हूँ एक एरे, उसमें एक एरे डिफाइन कर देते हैं। कोई भी अब यहाँ पे एरे की वैल्यू सेट कर दो। ये मैंने एक एरे में वैल्यू सेट कर दी, और उसमें लिखता हूँ वार फर्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर डॉट फाइंड और माई फंक। यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे इसके नीचे एक फंक्शन जो है उसको मैं लिखूँगा फंक्शन माई फन, और इसमें मैं एक सबसे पहले इसकी वैल्यू लूँगा, फिर इसका इंडेक्स नंबर लूँगा, और फिर एरे, मतलब एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर होगा और उसकी वैल्यू, और इसके अंदर मैं लिखूँगा रिटर्न वैल्यू जो उसकी ग्रेटर देन 18, जो 18 से बड़ी होगी वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट आउट करवा दे। तो इस फर्स्ट को मैं पहले वेब पेज में प्रेजेंट करूँगा, ओरिजिन डिस्प्ले कराऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको मैं लिख के सेव कर दूँगा। अब ये अनडिफाइंड है, क्योंकि इसके जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई भी जो है 18 से ऊपर नहीं है। अगर यहाँ से 18 से ऊपर मैं करूँ सेव करूँ तो 18 से ऊपर जो भी होगी वो हमारे पास प्रिंट आउट करवा देगा। और अगर इसमें मैं यहाँ पे इसको लेस देन करूँ, जो उससे लेस देन है तो सबसे लेस कौन सी है 3 18 से, तो उसको ये प्रिंट आउट करवा देगा। इस तरह से ये वैल्यू जो उसको फाइंड करता है अपने से आगे और पीछे वाली को। अगर यहाँ पे मैं 55 कर दूं और यहाँ पे वैल्यू अगर ग्रेटर देन करूं तो इसके बाद जो वैल्यू होगी, मतलब 18 से बाद अगर इस 18 से बड़ी कोई भी होगी जो इसकी फर्स्ट इंक्रीज वैल्यू होगी, मतलब 18 के बाद अगर 19 भी लिखा हुआ है 20 भी लिखा हुआ है, इसने सिर्फ 90 को प्रिंट करवाना है। और इस तरह से इसका लेस जो है अगर वो 70 लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है तो इसका जो लास्ट बनता है 60 बनता है, तो वो ये 60 को प्रिंट करवाएगा। तो इस तरह से अब ये इसने अपने जो करीब वैल्यू है उसको यानी प्रिंट करवाना है। तो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 19 तो तब ये 28 को छोड़ देगा तो और हमारे पास सिर्फ 90 जो है उसको डिस्प्ले करवाएगा 19 को। तो इस तरह से हम एरे जो फाइंड है वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैथ ट्रिक्स के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से जो फाइंड है कोई भी फाइंड नंबर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास और होता है, वो होता है हमारे पास फाइंड इंडेक्स। उसके लिए यहाँ पे इसी में कॉपी पेस्ट करूँगा और इसको यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फाइंड इंडेक्स। अब सेव किया, अब ये हमारे पास 5 आ रहा है कि अच्छा रिटर्न, और यहाँ पे हमने फाइंड इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू रहेगी और ये जो हमारे पास है ना फाइंड इंडेक्स और फाइंड, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इनमें थोड़ा बहुत यानी डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ और यहाँ पे वैल्यू जो है ग्रेटर देन, और अगर यहाँ पे मैं लेस देन करूँ, अब सेव किया तो ये हमारे पास 0 आ गया, वैल्यूज लेस देन, और अगर इसके बाद ग्रेटर देन करें तो ये हमारे पास 5 को प्रिंट करवा रहा है। अब इसमें क्या है कि
जो हमारे पास इंडेक्स नंबर बनेगा इसकी बड़ी वैल्यू का, अब 18 से बड़ी कौन सी है 19, अब 19 का इंडेक्स नंबर कौन सा बनता है, ये हमारा 0 1 2 3 4 5, अब ये 19 का इंडेक्स नंबर कौन सा बनता है 5, तो उसने उसका इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड करवा दिया, फाइंड इंडेक्स। और अगर मैं इसको करूँ यानी इसकी लेस देन 18 से, तो ये उसकी 0। अब सबसे लेस कौन सा है, ये 3 है, तो ये इसका इंडेक्स नंबर कितना बनता है 0। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 33, अब हमारे पास जो लास्ट है वो कौन सा बनता है 4, 18 से छोटा सबसे 4 है, इसको सेव किया, अब इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे 4 हो गया। तो इसमें अगर हम लेस देन करें या ग्रेटर देन करें, जो उसका इंडेक्स नंबर बांध रहा होगा ऊपर एरे में, जो उसका इंडेक्स नंबर बांध रहा होगा, एरे में इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 यानी 0 1 2 3, तो जो उसका इंडेक्स नंबर बांध होगा उस इंडेक्स नंबर को यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देगा फाइंड इंडेक्स। और उसके बाद हमारे पास आते हैं मैथ फंक्शन, कुछ न्यू जो है मैथ फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हमारे पास एक फंक्शन है ट्रंक का, मैथ डॉट ट्रंक TRUNC ट्रंक, और इसमें मैं लिखूँगा कोई भी अगर वैल्यू लिखता हूँ 3.5, ये 3.4 लिखते हैं, तो इसमें ये पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू उसको ख़त्म कर देगा। अगर यहाँ माइनस में लिखूँ तो हमारे पास वैल्यू जो माइनस में प्रिंट करवाएगा, लेकिन डॉट के बाद जो वैल्यू होगी उसको ये प्रिंट आउट नहीं करवाएगा। जो ट्रंक है वो उसकी जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी उनको ये ख़त्म कर देगा, और जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको ये डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है मैथ क्यूब स्क्वायर। उसके लिए मैं अब क्यूब स्क्वायर किस तरह से होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका मैथ CBRC, और अगर मैं इसके लिखूँ 8 और इसको डिस्प्ले करवाऊँ तो ये, और इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास 2 आ गए। अब जो 8 का क्यूब स्क्वायर बनता है वो कौन सा बनता है, क्यूब स्क्वायर मतलब क्यूबिक मीटर जो उसका वो कौन सा बनता है, वो बनता है हमारे पास 2 क्यूब स्क्वायर। उसमें हमारे पास समझ लें ये इस तरह से काम करता है कि एक वैल्यू अगर उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, अब इन सब को जो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगा क्यूबिक, वो हमारे पास क्यूबिक स्क्वायर होगा। मतलब मैं उसको आपको दिखाता हूँ कि मैथ और ट्रंक, और हमारे पास उसके बाद आता है उसके बाद हमारे पास आता है उसके बाद हमारे पास आता है क्यूबिक रूट। उसके मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं लिखूँगा मैथ डॉट क्यूबिक रूट, और क्यूबिक रूट में मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ 8, और 8 का जो क्यूबिक रूट है वो कौन सा है 2, मतलब 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आता है 8। 3 टाइम मल्टीप्लाई किस तरह से, ये नहीं करना 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 इस तरह से। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 125, अब इसका आना चाहिए 25, तो इस 125 5 का 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 5 मल्टीप्लाई 5 करूँ तो ये हमारे पास आ गया 25, फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो ये हमारे पास आएगा 125। और इसके नीचे मैं आता हूँ अब क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमारे पास आता है इसका log 2 और log 10, वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ में थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको इसकी ज़्यादा समझ आएगी कि अगर हमने कोई log डिफ़ाइन करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ मैथ डॉट log, एक हमारे पास log 2 है और एक हमारे पास log है 10, और log 2 में अगर मैं 2 की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1,
इसको सेव किया तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सेम इस तरह से अगर इसको मैं प्रिंट आउट करवाऊँ और लॉग जो 10 है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो लॉग की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1, log 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो ये बिल्कुल सही प्रिंट करवा रहा है। आप इसको जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके ज़रिए भी आप इसको चेक कर सकते हो, यही सेम वैल्यू आएगी। अब इसमें मज़ीद इसकी लॉग किस तरह से चेक करना है, वो जो ज़्यादा मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बंदे हैं वो उन्हें इससे आइडिया होगा कि लॉग फंक्शन वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, मैथ के लिए हम इसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और नंबर। इनमें दरअसल इतना ज़्यादा मैंने भी यूज़ नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्ट में ये अभी तक बहुत कम यूज़ हुई हैं, लेकिन पता आपको होना चाहिए। ये इसमें एप्सिलॉन एक वैल्यू आ जाती है। उसके बाद एक हमारे पास आता है कि हमने सबसे जो मिनिमम सेफ इंटीजर है वो हमने फाइंड करना है। तो मिनिमम सेफ इंटीजर जो है, ये ऊपर वाले को मैं कॉमेंट आउट कर दूँ, जो मिनिमम सेफ इंटीजर है वो ये हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम सेफ इंटीजर, मैक्स। तो यहाँ हमारे मैक्सिमम जो सेफ इंटीजर है उसको ये प्रिंट आउट करवा देगा। इतने तक मतलब सेफ इंटीजर होते हैं, उसके बाद हमारे पास सेफ इंटीजर नहीं रहता। अब इसके बाद हमारे पास आता है न्यू मैथ के कुछ न्यू मेथड्स हैं जिसमें हम इंटीजर और इज़ नॉट इंटीजर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये इंटीजर है या ये सेफ इंटीजर है, ये दोनों हम चीज़ें चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें मैं नंबर लिखता हूँ, नंबर डॉट इज़ इंटीजर। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10 तो ये 10 हमारे पास इंटीजर है, तो ये हमारे पास आएगा 2। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग पास करूँ तो ये हमारे पास आएगा फॉल्स, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास नंबर नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 2 प्रेस लिखूँ तो 2 हमारे पास इंटीजर है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। इसको मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं अब इसमें हमने चेक करना है कि इज़ सेफ इंटीजर, इज़ सेफ इंटीजर मतलब हमने यहाँ पे खुद से नंबर चेक करना है कि ये सेफ़ है कि नहीं। तो ये हमारे पास ट्रू आ रहा है, मतलब ये सेफ़ है। अगर इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू अपडेट करता जाऊँ सेव की, अभी तक ये हमारे पास ट्रू है। अगर इसको मज़ीद बड़ा करूँ अभी तक ये हमारे पास अभी हमारे पास फॉल्स आ गया। मतलब जो हमने वहाँ पे वैल्यू दी थी उससे बड़ी, अगर हम उससे बड़े हिस्से पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी। ये यहाँ तक ट्रू है, इसमें एक और ऐड करें, अभी भी ट्रू है, फिर ऐड किया, अब ये फॉल्स हो गई। तो इस तरह से आप इसकी जो इज़ सेफ इंटीजर और इज़ नॉट सेफ इंटीजर उसे चेक कर सकते हैं। अभी तक किसी भी जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें सेफ यूज़ नहीं किया। और उसके बाद मैं इसमें एक हमारे पास इनफिनिट, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें लिखूँगा इज़ सेफ इज़ फिनिट और यहाँ पे मैं करूँ 10/2। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू देंगे, अगर उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ट्रू आएगा, लेकिन अगर 0 या किसी स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो हमारे पास फॉल्स आएगा। ये इज़ फिनिट है, इसे भी हम मज़ीद जब आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट एक एट्रीब्यूट रहता है, वो हमारे पास होता है कि हमने चेक करना है कि आया कि ये नंबर है कि नहीं। उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इज़ नॉट अ नंबर और इसमें अगर मैं यहाँ पे जी करूँ, सेव किया तो ट्रू, हाँ बिल्कुल ये नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ तो ये हमारे पास नंबर है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी फॉल्स है। मतलब इज़ नॉट अ नंबर, ये NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ये इज़ नॉट ए नंबर, इसका मतलब ये है। तो अगर इज़ नॉट ए नंबर, ये तो अब नंबर है, ये वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी, तो हमारे पास इसने फॉल्स प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नंबर के अलावा ये स्ट्रिंग ऐड करूँगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग बन गई। और इसको अब यहाँ पे ख़त्म करके सेव करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी ट्रू हो गई। तो इस तरह से इज़ नॉट अ नंबर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये थे ES6 के कुछ फीचर्स। इसमें जो लास्ट वाले कुछ मैथमेटिक्स थे वो अभी तक मैंने भी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किए, जब इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो आपको मैं बता दूँगा। जो 60 डे जावास्क्रिप्ट कोर्स है उसके साथ आप कनेक्टेड रहिएगा, उसमें हम मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट्स वो कर रहेंगे।
कर रहे हैं उसमें, उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप उसे जाके फॉलो करें और उस जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करें। काफ़ी प्रोजेक्ट उसमें कंप्लीट हो गए हैं, हमने 60 उसमें करने हैं, ये नहीं हमने 60 के बाद छोड़ देना उसको, उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन 60 आपके लिए मोर देन इनफ है। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो बंदा 60 प्रोजेक्ट्स करे, इन सब हम वैल्यूज़ को भी चूज़ करेंगे, मतलब जो जो ज़रूरी है उनको यूज़ करेंगे। तो आई थिंक जावास्क्रिप्ट में 60 प्रोजेक्ट करने के बाद कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो हम जावास्क्रिप्ट में कर नहीं सकते वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।